हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टरमाइंड। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा 10th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सारी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इसी के साथ ये मेरा लास्ट लेक्चर है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। इसके बाद भी अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट बीच में लगेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट योजना है जो छूट गई हो तो वो मैं आपको बाद में डिस्कस कर लूँगी। इसके बाद हम MCQ सेशन स्टार्ट करेंगे। MCQ सेशन हम करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का, अकाउंटिंग का, और इसके बाद भी हमें टाइम मिला तो हम जनरल साइंस के भी MCQ सेशन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें इन लेक्चर्स के सारे PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इस सीरीज़ में। जो सबसे पहली हमारी स्कीम है वो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? शुड बी एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और ऐसे लोग जो 18 ईयर्स से ऊपर हों और रूरल एरिया में रह रहे हों, गाँव में रह रहे हों, वो जो है वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग जो 18 ईयर्स से एबव हैं और रूरल एरिया में रिसाइड कर रहे हैं, वो लोग वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस टाइप का वर्क है मनरेगा के अंदर? अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या है? जो एप्लीकेंट है उनको 15 दिन के अंदर जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 15 दिन के अंदर ही जॉब जो है वो मिल जाती है। इस बात की गारंटी देता है मनरेगा। हर हाउस होल्ड को, ईच हाउस होल्ड को, मतलब इस हाउस होल्ड का मतलब हो गया फैमिली, हर फैमिली को साल में कम से कम तो 100 दिन का काम मिलेगा ही। मनरेगा के अंदर इसी बात की गारंटी है कि हर रूरल हाउस होल्ड को साल के अंदर 100 डेज का वर्क मिलेगा। उससे ज़्यादा का भी वर्क मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट 100 डेज का वर्क मिलेगा ही। और एप्लीकेशन डालने से 15 डेज के अंदर ही मिल जाता है। अगर 15 डेज के अंदर नहीं मिलेगा तो उस केस में उनको क्या मिलती है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलती है। ठीक है, अगर आपके फैमिली में 100 दिन का काम पूरा नहीं हुआ हो तो आपने जब भी एप्लीकेशन डाली है उसके 15 दिन के अंदर आपको जॉब मिल जानी चाहिए। ये इसका बेनिफिट है। अगर आपको 15 दिन के अंदर जॉब नहीं मिलता है तो आपको उसके बदले में क्या दी जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाएगी। कितनी होगी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस? शैल बी पेबल इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज। नॉट प्रोवाइडेड, 15 दिन के अंदर जॉब नहीं दी गई ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाएगी। और वो क्या होगी? 1/4 ऑफ द वेज रेट। जो भी वेज रेट पे आपको काम दिया जाएगा, उसका जो भी वेज रेट चल रहा होगा मनरेगा के अंदर, उसका 1/4 पार्ट आपको एज एन अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में दिया जाएगा फॉर द फर्स्ट 30 डेज, पहले 30 दिन तक। ठीक है, एंड नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द वेज रेट फॉर द रिमेनिंग पीरियड। और बाकी अगर 30 दिन के अंदर भी सपोज करो आपको नहीं मिली जॉब, तो उसके बाद क्या होगा? जो बाकी का आपका रिमेनिंग पीरियड बचेगा एम्प्लॉयमेंट का, उसमें आपको आधा पैसा दिया जाएगा। जो भी वेज रेट होगी उसका आधा दिया जाएगा। पहले 30 दिन तो दिया जाएगा 1/4, और बाकी के पीरियड में आपको कितना दिया जाएगा? आधा पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शैल नॉट बी पेड। किस केस में नहीं पे किया जाएगा? इफ द एप्लीकेंट डज नॉट रिपोर्ट। सपोज करो आपने एप्लीकेशन दी और आपको जॉब मिल गई, लेकिन आपने 15 दिन तक रिपोर्ट ही नहीं किया, आप आए ही नहीं काम पे। ठीक है, और द एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड रिसीव एटलीस्ट 100 डेज ऑफ, या तो आपके जो हाउस होल्ड है, फैमिली है आपकी, वहां पे ऑलरेडी 100 दिन का काम हो गया है, फिर भी आपने जो है एप्लीकेशन डाल दी, तो इन सब केसेस में जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। ये इस स्कीम की बेनिफिट हो गई। इसके बाद क्या है? मार्च 2023 में जो है गवर्नमेंट ने न्यू वेज रेट डिक्लेयर किया है। ठीक है, फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स। ये स्कीम ही अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स के लिए अंडर मनरेगा 2005। तो अभी जो नया वेज रेट है वो क्या है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अंडर सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ मनरेगा एक्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नोटिफाइड द न्यू वेज रेट। और वो वेज रेट कब से इफेक्टिव होगा? 1 अप्रैल 2023 से। ये एकदम रिसेंट की न्यूज है, तो ये आपको क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। डेफिनेटली आपको इस स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। इसमें क्या है? जो वेज हाइक रेंज है वो कितनी हुई है? 7 फ्रॉम ₹7 to ₹26 पर डे। ठीक है, कम से कम 7 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 26 रुपए पर डे हुई है, विथ एन इंक्रीज ऑफ, परसेंटेज में कितना है? 2% मिनिमम इंक्रीज हुआ है, और मैक्सिमम कितना इंक्रीज हुआ है? 10%। अमाउंट में कितना है? ₹7 मिनिमम और ₹26 मैक्सिमम। एज पर द वेज रिवीजन कैरीड आउट, द हाइएस्ट रेट ऑफ वेज, जो हाइएस्ट रेट ऑफ वेट है वो क्या है?
357 पर डे। ये कौन से स्टेट के लिए हाई? मनरेगा के अंदर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ₹357 जो वेज रेट है, वो सबसे हाईएस्ट जो वेज रेट है वो किस स्टेट का है? हरियाणा का है। या फिर आपको ये भी मिल सकता है कि मनरेगा के अंदर जो हाईएस्ट वेज रेट है हरियाणा का, वो कितना अमाउंट का है? ₹357 का। और सबसे लोएस्ट कितना है? ₹221 का। कहाँ पे है वो? मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोएस्ट है 221 और हाईएस्ट कहाँ है? ₹357 हरियाणा में। लेकिन परसेंटेज वाइज हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ पे हुआ है? पिछले साल के कंपेयर में, 2021-22 के कंपेयर में, 2022-23 के कंपेयर में, 2023-24 में जो वेज रेट नया रिवाइज हुआ है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज के मामले में कौन से स्टेट में इंक्रीज हुआ है? तो वो है राजस्थान, जहां पे पहले वेज रेट ₹231 पर डे थी, लेकिन अभी कितनी चल रही है? ₹255 पर डे। 10.39% का हाइक हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सबसे हाईएस्ट वेज रेट कहाँ है, तो आपका वो हरियाणा होगा। लेकिन परसेंटेज वाइज इंक्रीज कौन से स्टेट में हुई है सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर? तो वो आपका आंसर होगा राजस्थान, जहां पे 10.39% का हाइक हुआ है। ₹231 से कितना हो गया है? ₹255। सबसे लोएस्ट कहाँ है? एमपी और छत्तीसगढ़ में ₹221। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। इस स्कीम के अंदर जो है सबसे लोएस्ट परसेंटेज कौन से स्टेट में है? गोवा में। गोवा में वेज कितना इंक्रीज हुआ है? ₹315 पहले था और अभी कितना हो गया है? ₹322। मात्र ₹7 का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। और जो ये हमारा वेज रेट हम रिवाइज करते हैं मनरेगा के अंदर, ये किस बेसिस पे होता है? ये CPAL को यूज करते हुए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन की एक टेक्निक है, वहां से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो CPIAL को यूज करके जो है मनरेगा के अंदर वेज रिवीजन का काम करती है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यूजेज विच मैकेनिज्म टू रिवाइज द वेज अंडर मनरेगा। तो आपको आंसर करके आना है CPIAL, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या है? ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कुछ सेंटर का शेयर होता है और कुछ स्टेट का होता है। तो सेंटर इसमें कितना देगी? 90%। ठीक है, और स्टेट कितना देगी? 10%। 90:10 के रेशियो में। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुड ऑर्डिनरी भी एटलीस्ट, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो दिया जाएगा लोगों को वो कम से कम तो 14 दिन होगा, कंटिन्यूअसली विथ नॉट मोर देन 6 डेज इन अ वीक। एक वीक में 6 ही दिन काम करा सकते हो आप, सातों के सातों दिन काम नहीं करा सकते। ठीक है, तो कम से कम 14 दिन का होगा और मैक्सिमम कितना है? 100 डेज पर ईयर, पर फैमिली, पर पर्सन नहीं है ये, पर फैमिली है। और मिनिमम आपको 14 दिन तक की तो एम्प्लॉयमेंट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा प्रायर टू वर्क 1/3 जो वेज सीकर होंगे वो वुमेन भी होनी चाहिए। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी बूस्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करता है। ठीक है, रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। बहुत अच्छी स्कीम है ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्कीम है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूथ को जो है स्किल प्रोवाइड करना है। इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है, यूथ को स्किल प्रोवाइड करना और फिर उनको जॉब देना, मिनिमम वेज में या जो भी रेगुलर वेज होगा उस वेज में जॉब प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। 25 सितंबर 2014 को इस स्कीम का लॉन्च हुआ था। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है ये स्कीम। एलिजिबिलिटी क्या है? शुड बी एन इंडियन सिटीजन। एज लिमिट क्या है? 15 से 35 साल। एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, 15 से 35 साल के जो लोग होंगे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे, जिनको स्किल किया जाएगा। फॉर वुमेन एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वुमेन के लिए, वल्नरेबल ग्रुप के लिए, SC/STs के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है? 45 साल की है। क्या इसमें क्राइटेरिया है? कैंडिडेट इसमें से कुछ भी एक चीज होना चाहिए, वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर उनके पास BPL कार्ड है या फिर BPL PDS कार्ड है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड है, या फिर फैमिली मेंबर में से कोई भी जो है वो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो है रजिस्टर्ड है, मेंबर है, या फिर ऐसी फैमिली मेंबर जो मनरेगा के अंदर ऑलरेडी पेड वर्कर है, मतलब उनको मनरेगा के अंदर जो है पैसे मिल चुके हैं, कम से कम 15 दिन ऑफ वर्क, 15 डेज ऑफ वर्क इन द लास्ट 12 मंथ, आखिरी 12 मंथ्स में मनरेगा स्कीम के थ्रू उनको कम से कम 15 दिन का जो है वेज मिल चुका है। ऐसे लोग भी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए एलिजिबल है। बेनिफिट क्या है इसमें? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एम्स टू स्किल रूरल यूथ, रूरल इंडिया में जो यूथ है उनको स्किल करना, ट्रेन करना, उसके बाद उनको जॉब प्रोवाइड करना। हु आर पुअर, जो गरीब लोग हैं, एंड प्रोवाइड देम जॉब हैविंग रेगुलर मंथली वेजेस और अबव द मिनिमम वेज। मिनिमम वेज हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, या तो उससे ज्यादा उनका वेज होगा या फिर एक रेगुलर मंथली वेज पे उनको
जॉब दी जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादातर इम्फेसिस किस एरिया में किया गया है? ज्यादातर इम्फेसिस इसमें किया गया है जो जम्मू एंड कश्मीर के पुअर रूरल यूथ हैं उनको, हिमायत जिनको कहते हैं, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, और 27 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट है उनको। ठीक है, इन दोनों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। वैसे ये पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है ये स्कीम। तो इसमें क्या देखा हमने कि ये यूथ को, रूरल इंडिया के यूथ को, गरीब लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, फिर बाद में उसको जॉब देती है। कंडीशन हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट स्कीम है वो है गरीब कल्याण रोजगार योजना। ये भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ही स्कीम है। ये 20 जून 2020 को लॉन्च हुई थी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? शुड बी एन इंडियन सिटीजन, पीपल वर्किंग इन 25 डिफरेंट वर्किंग एरियाज है, वहां पे जो अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया गया इस योजना के लिए, जैसे कि पीएम कुसुम वर्क, कैटल शीट्स में, पोल्ट्री में, गोट शेड में, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन स्कीम में, ठीक है, नेशनल हाईवेज में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, इन सब जगह के और भी बहुत सारे एरियाज हैं, वहां से जो है लोगों को पिक किया गया। इस स्कीम की बेनिफिट क्या है? ये भी स्कीम जो एम्प्लॉयमेंट देती है 125 दिन की। मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट 100 दिन की मिलती है पर हाउस होल्ड, ठीक, लेकिन गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंदर 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बेसिकली ये कोविड के टाइम पे आया था, जब लोगों की बहुत सारी जॉब चली गई थी, उस टाइम पे ये स्कीम आई थी। द गवर्नमेंट विल एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द रिटर्निंग माइग्रेंट। ये स्पेशली ये स्कीम किसके लिए था? टारगेट लोग कौन थे? जो कोविड टाइम पे माइग्रेंट वर्कर, जो बाहर से काम कर करके अपने स्टेट लौटे थे, जैसे दिल्ली से काफी लोग माइग्रेट होकर बिहार गए थे, यूपी गए थे, ऐसे लोगों के लिए स्कीम थी जिनकी जॉब चली गई थी, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, एंड रूरल सिटीजन, और जो गांव के लोग थे, वो हैव रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स। ठीक है, अपने होम स्टेट वापस आ गए थे। क्यों? लॉकडाउन जब हुआ था उस टाइम पे। ठीक, तो स्पेशली इस स्कीम का टारगेट सिटीजन कौन थे? माइग्रेंट वर्कर्स एंड रूरल सिटीजन हु हैव रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स। ये जो इसका नोडल मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ही है, लेकिन इसमें काफी सारी 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस स्कीम को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कराने के लिए। रूरल डेवलपमेंट तो नोडल एजेंसी था ही, उसके अलावा पंचायती राज मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, माइंस मिनिस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट, रेलवे, सब ने मिलकर कोऑर्डिनेशन किया था इस स्कीम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है, इसमें 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, स्पेशली किसको? माइग्रेंट लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के 2011 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इसमें वो इंडियन सिटीजन्स एलिजिबल हैं टू इंटेंडिंग टू गेट ट्रेन्ड ऑन स्किल्स। इसमें भी स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसमें वही लोग एलिजिबल हैं जिनको ट्रेनिंग लेनी है। बेनिफिट क्या है इस स्कीम की? टू इनहांस स्किल एंड सेल्फ बिजनेस बाय फाइनेंसिंग एंड सपोर्टिंग पुअर। हाँ, तो इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनहांस स्किल एंड सेल्फ बिजनेस। ठीक है, जो गांव में लोगों के छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उसको इनहांस करना, स्किल को इनहांस करना, बाय फाइनेंसिंग एंड सपोर्टिंग द पुअर। जो गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट करना और फाइनेंस करना। एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव ए टोटल ऑफ, अभी ये करंट का न्यूज है, जो हमारी 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव जो हमने सेलिब्रेट किया था, तो ए टोटल ऑफ 152 सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी अंडर, जिसको हम सक्षम सेंटर कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी और सर्विस डिलीवरी को लेके सेंटर्स बनाए गए थे अक्रॉस 77 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 13 स्टेट्स वर लॉन्च्ड अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अक्टूबर 4 से 8 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, काफी सारे सक्षम सेंटर्स बनाए गए थे फाइनेंशियल लिटरेसी और सर्विस डिलीवरी से इस स्कीम के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव क्या था सक्षम सेंटर्स का? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो है लिटरेसी प्रोवाइड करना, बैंकिंग रिलेटेड लिटरेसी प्रोवाइड करना, सो डैट वो उनका बिजनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। एंड फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी मेंबर्स और रूरल सिटीजन तक पहुंच पाए। सक्षम सेंटर्स का ऑब्जेक्टिव ही यही था। सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी, वही सक्षम सेंटर वुड एक्ट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, सिंगल विंडो सिस्टम फॉर द बेसिक फाइनेंशियल नीड ऑफ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बेसिक फाइनेंशियल नीड था, उनका बैंक अकाउंट खुलवाना या और भी कोई नीड, जो भी उनकी सर्विस रिलेटेड चीज थी वो उन तक पहुंचे। ये जो है ऑब्जेक्टिव था किसका? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, दिस सेंटर विल बी मैनेज, इन सेंटर को मैनेज कौन कर रहा था? सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही नेटवर्क था, विल द हेल्प ऑफ ट्रेंड कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जो ट्रेंड लोग थे पहले से ही, जो ट्रेंड थे, ठीक है, जिनको पहले से ही ट्रेनिंग हो चुकी थी, वैसे लोग जो है
हेल्प कर रहे थे एसएचजी नेटवर्क को इन सेंटर्स को मैनेज करने के लिए। इन सेंटर्स का ऑब्जेक्टिव था लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना, सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करना, ये काम था इसका। तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम है कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी तो एम्प्लॉयमेंट आगे जनरेट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। इस स्कीम में क्या है कि 14 डिजिट का जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर होते हैं। ये 14 डिजिट का रहेगा। इस नंबर को किसने डेवलप किया? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने। ठीक है, तो एवरी प्लॉट ऑफ लैंड इन द कंट्री के अंदर जितने भी प्लॉट्स हैं सबको जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, सो दैट कि कोई बेनामी संपत्ति का कोई मैटर ना हो, सारे लैंड की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सरकार के पास सारा डेटा हो। ठीक है, द यूनिक लैंड पार्सल सिस्टम हैज बीन रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 2022। इस स्कीम की पॉइंट्स क्या है? इसमें की पॉइंट्स है हमारे being described as the Aadhaar for land। इस स्कीम को हम आधार फॉर लैंड भी बोलते हैं। इट इज ए नंबर दैट वुड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच सर्वेड पार्सल ऑफ लैंड एंड प्रिवेंट, इसमें क्या लैंड रिलेटेड जितने भी फ्रॉड होते हैं वो रुकेगा। स्पेशली इन द कहाँ पे ज्यादातर जो हिंटरलैंड मतलब रूरल एरिया का भी जो एकदम आउटस्कर्ट्स है, बिल्कुल जो एकदम सुनसान सा एरिया है, एकदम अंदर का एरिया जो अनरीच्ड जगह है, वहां पे वेयर लैंड रिकॉर्ड्स आर आउटडेटेड और ऑफन डिस्प्यूटेड, जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड जो है वो क्या आउटडेटेड है, मतलब क्लियर ही नहीं है कि ये जमीन किस नाम से है। ठीक है, ऐसी जमीन को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देना सो दैट की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे जो डिस्प्यूटेड जमीन। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। ये किस स्टेप में आपको हेल्प करेगा? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कब शुरू हुई थी? 2008 में। ठीक, प्रॉपर लैंड स्टैटिस्टिक्स एंड लैंड अकाउंटिंग थ्रू ULPIN विल हेल्प डेवलप लैंड बैंक्स एंड लीड टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा इस स्कीम से? बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, 14 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है हर लैंड को, स्पेशली वो लैंड जो डिस्प्यूटेड है, जो रूरल एरिया में है। हिंटरलैंड रूरल एरिया में भी एकदम सुनसान जगह पे हैं जो आउटडेटेड है, डिस्प्यूटेड है, वहां पे ये सारा नंबर दे देना सो दैट ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सरकार के नज़र में सारा चीज़ आ जाए। ठीक है, इससे क्या होगा? लैंड फ्रॉड से हम बच पाएंगे। जो नेक्स्ट स्कीम है हमारी वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका 100% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इस स्कीम को एडमिनिस्टर कौन करता है? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KBIC, जो किसके अंदर आती है? MSME के अंदर आती है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम में बेसिकली सब्सिडी दी जाती है फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वही ये भी एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ MSME इन रूरल एरिया के लिए भी है और अर्बन एरिया के लिए भी है। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? शुड बी एन इंडियन सिटीजन, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम आप 8वीं पास हो, एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड पास फॉर प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो 10 लाख से ऊपर का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें कम से कम 8वीं पास हो, ये एलिजिबिलिटी है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक, और 5 लाख से ऊपर हो, अगर 5 लाख से ऊपर आपका बिजनेस है, बिजनेस सर्विस सेक्टर में अगर 5 लाख से ऊपर का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें कम से कम जो है आपका 8th स्टैंडर्ड पास मांगता है। किस किस में? फॉर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबव 10 lakhs इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अबव 5 lakhs इन बिजनेस सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एलिजिबल होंगे दैट हैव नॉट, जिन्होंने कोई भी बेनिफिट अवेल नहीं किया अंडर एनी अदर पब्लिक रिलेटेड स्कीम, सोसाइटी, प्रोडक्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ से कोई किसी भी तरीके की कोई बेनिफिट एनरोल नहीं किया तो वो लोग भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा और कौन एलिजिबल है? इसमें सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स ही कंसीडर किए जाएंगे, जिनका कहीं किसी का पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है उनको कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो ओनली न्यू प्रोजेक्ट्स यूनिट्स आर कंसीडर्ड फॉर सैंक्शन ऑफ लोन। जो लोन दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा? पब्लिक सेक्टर बैंक, RRB, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो भी स्टेट टास्क फोर्स कमेटी जो है अप्रूव करेगा उन बैंक से लोन दिया जाएगा, सब्सिडी भी दी जाएगी और लोन भी दिया जाएगा। अब मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना होना चाहिए इसमें जो रिक्वायर्ड, जो एडमिसिबल है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम मैक्सिमम जो है 50 लाख तक का प्रोजेक्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो आप सब्सिडी के लिए या लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो। और सर्विस सेक्टर में आपको कितना है? मैक्सिमम 20 लाख। ये सारा डेटा आपको याद रखना है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख और सर्विस सेक्टर में जो कितना है 20 लाख। ठीक है, बेनिफिट क्या है इस स्कीम की? स्कीम फॉर, एक तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, अगर आपको नया एंटरप्राइज खोलना है तो उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रूरल एरिया में जो है जनरल कैटेगरी के लोगों को कितना परसेंट दिया जाएगा? 25% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, एंड 35% फॉर स्पेशल कैटेगरी। 35% किसको दिया जाएगा? वुमेन को, SC ST को, OBC को। ठीक है, इन लोगों, वुमेन नहीं है सॉरी। 25% दिया जाएगा जनरल कैटेगरी को और 35% दिया जाएगा किसको? SC ST OBC, माइनॉरिटीज, NER, हिल एंड बॉर्डर एरिया। ठीक है, ट्रांसजेंडर, फिजिकली एबल्ड, नॉर्थ ईस्टर्न सिटीजन, एस्पिरेशनल एंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेंट्स, इन लोगों को 35% का सब्सिडी दिया जाएगा। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज है वहां पे जनरल कैटेगरी के लोगों को 15% की सब्सिडी दी जाएगी। जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं यही सारे SC ST OBC, माइनॉरिटी, NER, हिल एंड बॉर्डर एरिया, ट्रांसजेंडर, फिजिकली डिसेबल्ड, नॉर्थ ईस्टर्न सिटीजन, एस्पिरेशनल एंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेंट, इन लोगों को कितना दिया जाएगा? 25% अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में 25% जनरल का है और 35% स्पेशल कैटेगरी का। ठीक है, एज पर RBI गाइडलाइन द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अप टू 10 लाख, अगर आप 10 लाख तक का ही लोन ले रहे हो PMEGP लोन के अंदर तो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होगी, आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा। ठीक है, आपको किसी भी तरह का कोलेट्रल जो है वो गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ठीक, तो आपको ये स्कीम क्लियर हुई होगी। ये इस स्कीम को एडमिनिस्टर कौन करते हैं? MSME। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? KVIC। इसमें गवर्नमेंट जो है बेसिकली सब्सिडी प्रोवाइड करती है, स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए स्कीम है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक चीज़ है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा एडमिसेबल है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कितना है? 50 लाख। सर्विस सेक्टर के लिए कितना है? 20 लाख। इसमें लोन सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। जो 10 लाख तक का अगर आप लोन लोगे तो वो आपको कोलेट्रल फ्री मिलेगा। ठीक है, रूरल एरिया में आपको 25% तक की सब्सिडी मिलेगी जनरल को और 35% तक की मिलेगी स्पेशल कैटेगरी को। अर्बन एरिया में 15% मिलेगा आपको जनरल को और 25% मिलेगा आपको स्पेशल कैटेगरी के लोगों को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें भी पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है। बाय मिनिस्ट्री, ये किस मिनिस्ट्री का है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री का है। ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 1 जून 2020 को लॉन्च हुई थी। ये बेसिकली ये स्कीम में टारगेट पीपल कौन है? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर। वर्किंग कैपिटल एक लोन प्रोवाइड किया जाता है किसको? जो स्ट्रीट वेंडर है, जो गलियों में जो रिक्शा ठेले वाले लोग हैं उन लोगों को बेसिकली जो है ये लोन प्रोवाइड करती है टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड दैट हैव एडवर्सली अफेक्टेड। कोविड-19 में लोगों ने बाहर का खाना बिल्कुल खाना छोड़ दिया था, स्पेशली जो ठेले वेले वालों का खाना है, जैसे आपका पानी पूरी हो गई, ये सारी चीज़ें खानी बिल्कुल छोड़ दी थी, तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो उनके लाइवलीहुड को वापस से रिज्यूम करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको वर्किंग कैपिटल लोन देना स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें क्या है? शुड बी एन इंडियन सिटीजन, स्ट्रीट वेंडर इन पोजीशन ऑफ सर्टिफिकेट, जिनके पास सर्टिफिकेट, एलिजिबल कौन कौन होंगे? जिनके पास वेंडिंग का कोई सर्टिफिकेट है या आइडेंटिटी कार्ड है इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडी, म्यूनिसिपैलिटी से उन्होंने पहले से ही कोई कार्ड ले रखा है, वो भी एलिजिबल होंगे। या फिर वो लोग भी एलिजिबल होंगे जो सर्वे में जो सरकार ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से पहले सर्वे कराया था, क्या तो उसमें आइडेंटिफाई हुए होंगे लेकिन उनके पास कोई कार्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी ये लोन दिया जाएगा। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। बेनिफिट क्या है? टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल, इसमें कितना लोन मिलता था? 10,000 का। टू इंसेंटिवाइज, और लोन को इंसेंटिवाइज करने के लिए, मतलब ताकि लोग जो है रेगुलर पेमेंट करें, उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाती थी 7% की। मतलब अगर आप टाइमली पेमेंट करोगे या फिर टाइम से पहले ही आपने सारा लोन क्लियर कर दिया 10,000 का जो भी है, तो आपको 7% की इंटरेस्ट, मतलब जितना भी आपको इंटरेस्ट लग रहा है उसमें आपको 7% कम लगेगा। 7% की आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। लोन में आपको सब्सिडी नहीं मिला, लोन अमाउंट आपका 10,000 ही है, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट लगेगा उस पर आपको 7% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, टू रिवॉर्ड, अगर आप डिजिटली पे कर रहे हो, मतलब जो आपका लोन अमाउंट है, जो EMIs है आपको, वो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू पे कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन अगर आप पे कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मंथली कैशबैक, तो आपको क्या दिया जाएगा? कैशबैक रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये क्या है? डिजिटल ट्रांजैक्शन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, इन द रेंज ऑफ 50 से 100 रुपए तक का आपको कैशबैक भी मिलेगा। अब वेंडर, अगर आपने टाइमली पे कर दिया तो हायर प्रोबेबिलिटी बनेगी
कि आप जो है और ज़्यादा अमाउंट का लोन पे करो। अगर आपने पिछला लोन को टाइमली पे किया तो आप और ज़्यादा अमाउंट का लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अ वेंडर डज नॉट हैव टू प्रोवाइड, इसमें आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी जमा नहीं करनी, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना है। इस स्कीम को जो है एक्सटेंशन मिल गई थी टिल दिसंबर 2024 तक एक्सटेंशन मिल गई, पहले ये मार्च 2022 तक के लिए ही थी। इसमें क्या है, तीसरा लोन भी अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 50,000 का। पहले तो कितना था, 10,000। अगर आप टाइमली पे करोगे तो उसके बाद आप 20,000 तक के लोन के लिए एलिजिबल हो गए, इसके बाद कुछ नहीं था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि अब जो है पीएम स्वनिधि योजना में कितने तक का लोन के लिए एलिजिबल है स्ट्रीट वेंडर्स, 50,000 का, अगर आपने पहला और दूसरा लोन को टाइमली रिपे कर दिया है तो। एक्सटेंशन ऑफ स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट फॉर ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, स्वनिधि से समृद्धि ये भी एक स्कीम है, गवर्नमेंट ने कब लॉन्च करी है, जनवरी 2021 में। क्या करने के लिए, टू मैप द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरीज एंड देयर फैमिलीज। जो भी पीएम स्वनिधि योजना के जो बेनिफिशियरीज होंगे उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, ठीक है, उसको मैप करने के लिए ये स्वनिधि से समृद्धि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट का 2021 में। बेनिफिशियरीज और उनकी फैमिलीज के सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल को मैप करने के लिए स्वनिधि से समृद्धि लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, कब, जनवरी 2021 में। तो आपको ये स्कीम भी क्लियर हुई हो। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को जो है लोन प्रोवाइड किया जाता था 10,000 का, अगर आपने टाइमली पे कर दिया तो 20,000। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है 2024 दिसंबर 2024 तक, और अब आप 50,000 तक के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने टाइमली पे किया तो इंटरेस्ट में आपको 7% की सब्सिडी दी जाएगी, और अगर आप डिजिटली पे कर रहे हैं अपने लोन अमाउंट को तो आपको 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जाएगा डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए। तो इसी के साथ हमारी सारी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स कवर हो गई है। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू सेशन ही प्रैक्टिस करवाऊंगी। कोई स्कीम छूट गई हो तो मैं आपको वो भी करवा दूंगी। इसके अलावा जो इसका पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगी कल तक। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, सो दैट कि मैं उसको और अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।